हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम के वीडियो में हमने नील बोहर के मॉडल की बात की थी कि कैसे नील बोहर ने मॉडल जो है वो दिया, मतलब कि न्यूक्लियस भी बताया। उनके जो गुरु थे रदरफोर्ड, उनका न्यूक्लियस भी उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके बीच का जो मतलब कि वो जो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, ठीक है, उसका मेन कॉज क्या है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया था। और रदरफोर्ड के बारे में रदरफोर्ड का मॉडल तो सही था, लेकिन थोड़े ड्रॉबैक थे जो नील बोहर ने क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नील बोहर भी कर नहीं पाए थे, मतलब कि क्लियर आउट नहीं कर पाए थे, बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी। ठीक है, नील बोहर के मॉडल से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर रेडियस ऑफ पर्टिकुलर एटम। तो ये सभी के इक्वेशन हमने देखे। डेरिवेशन को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये मतलब कि इक्वेशन याद रहना चाहिए, जो फाइनल इक्वेशन था वो याद रहना चाहिए, तो आप सीधे इसका फाइंड कर सकते हो। ठीक है, रेडियस का है, ठीक है, फिर वेलोसिटी का है, ठीक है, देन एनर्जी का जो -13.6 वाला था ना, वो याद रखना है, सीधे वही याद रखना है, डेरिवेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब उसकी पोस्टुलेट लिखी थी तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन क्या है और डी एक्साइटेशन क्या है। ठीक है, जब मान लो कि हम लैंप के अंदर, जैसे कि एक ट्यूबलाइट के अंदर, एक एग्जांपल आपको दूं कि ट्यूबलाइट के अंदर अब क्या करोगे, कोई गैस भरी होगी, तो इलेक्ट्रॉन जैसे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे पास करोगे तो वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करके क्या मतलब कि हायर एनर्जी लेवल में, या फिर बोल सकते हो शेल के अंदर क्या करेंगे, जंप करेंगे। ठीक है, फिर वापस से वो डी एक्साइटेशन होंगे और जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी एनर्जी वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या करेंगे, एमिट करके वापस से आ जाएंगे। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं वो दिखाया गया है कि ज़्यादातर एक तो विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल वेव्स होती है, आर वेव्स होती है और यूवी वेव्स होती है, मतलब कि तीन ज़्यादातर हमें दिखाई देती है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपके घर के अंदर जो ट्यूब लाइट होती है, ठीक है, आज तो CFL ज़्यादा ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ट्यूब लाइट के अंदर जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ना, तो क्या होता है कि आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ट्यूबलाइट के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस मतलब कि उसके अंदर जो गैस होती है वो डी एक्साइटेशन होता है उसका, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेंगे। तो अराउंड पर्टिकुलर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एमिट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज IR, ठीक है, विच इज IR इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो है उससे आपको पता चलेगा कि थोड़ी देर बाद ट्यूबलाइट गर्म हो जाएगी, तो वो IR की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद निकलती है UV, ठीक है, तो UV निकलती है तो सर आपको बोलोगे कि सर आपने बोला था कि UV से तो हमको कैंसर हो जाएगा, हम मर सकते हैं, तो वो UV कहाँ गई? तो उनको UV को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके अंदर पाउडर भरा जाता है, जिसे व्हाइट पाउडर बोलते हैं ना, उसका नाम जो है वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन व्हाइट पाउडर जो है वो क्या करता है कि UV इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एमिट करते हैं, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बाकी की रह गई विजिबल, और विजिबल ही हमें दिखती है। ठीक है, दोनों ट्यूब के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन एक ही निकलेगी। कौन सी निकलती तो 3 है, लेकिन एक ही विजिबल ही निकलेगी, इसी वजह से हमें सभी चीजें दिखती हैं। ठीक है, विजिबल लाइट मतलब कि हमारी आंखें देख सके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस रेंज की, मतलब कि 35,000 से लेकर 75,000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो इस तरीके से सभी लाइट्स जो है वो काम करती है। तो हमने देखा था कि एक्साइटेशन कैसे होता है, डी एक्साइटेशन होता है, और वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है, वो हमने देखा था। ठीक है, तो अब नील बोहर ने क्या किया कि ये चीजें पता चल गई नील बोहर को। तो नील बोहर ने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या किया कि उन्हें पता लगाया कि कैसे मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक्साइटेशन होता है और कैसे डी एक्साइटेशन होता है, और कौन कौन से सेल में
जंप करने के बाद वापस आने से जो एमिट करते हैं वो कौन कौन सी वेव्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि IR, UV और विजिबल, वैसे ही कौन कौन सी वेव्स हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो एक सीरीज उनको मिल गई। उन्होंने हाइड्रोजन एटम को यूज किया था। अब सिंपली चीज है कि हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेल, तो स्टूडेंट्स शेल जो है वो तभी बनती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शेल के ऊपर घूमेगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो शेल बनेगा। इसका मतलब है कि जिसके पास भले ही एक इलेक्ट्रॉन हो लेकिन शेल तो होती है, शेल तो होती है, बन सकती है। ठीक है, सभी एटम के अंदर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो उसके अंदर भी 4 या 5 शेल बन सकती है। ठीक है, तो यहां पे जो मैं एक सीरीज बताने वाला हूं वो हाइड्रोजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है नील बोहर और बहुत सारे दूसरे साइंटिस्टों ने, और जिसने भी ये फाइंड किया उसने अपना नाम दे दिया। ठीक है, वो सीरीज का अपना नाम दे दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमने देखा था कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, यहां पे शेल 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे इंफिनिटी बता दी है मैंने, बहुत ज्यादा नहीं, यहां पे इंफिनिटी मतलब इंफिनिट शेल हो सकती है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक वो क्या कर सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप कर सकता है, या फिर यहां से लेके यहां तक भी जा सकता है, या फिर यहां से लेके इस शेल पे 7 पे जा सकता है, यहां से लेके 6 पे भी जा सकता है, यहां से लेके 5 पे भी जा सकता है, यहां से लेके 4 पे भी जा सकता है, यहां से लेके 3 पे भी जा सकता है, और यहां से लेके 2 पे भी जा सकता है। ठीक है, 1 पे तो रहेगा ही। तो ये जो है उसे हमने बोला था एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हमने बोला हुआ था। आगे हमने इसकी डिस्कस की हुई है, डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि एक लाइमिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नील बोहर के साथ काम किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लो हाँ कि डी एक्साइटेशन तो चलेगा, यहाँ पे रहने दो, हाँ सॉरी, डी एक्साइटेशन बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा ही मैं आपको बता देता हूं कि मान लो कि कोई इंफिनिटी से 1 पे आ रहा है। ठीक है, सीधा डी एक्साइट होके यहां पे आ रहा है, पहले यहां से यहां तक गया था तो यहां से सीधा यहां तक आएगा इंफिनिटी से, या फिर यहां 8 नंबर की शेल पे गया होगा और 1 पे आ रहा है, मतलब कि यहां पे गया होगा एक्साइट होके तो वापस से यहां पे ही आएगा। तो 8 से सीधा 1 पे आया, और या तो फिर इंफिनिटी से सीधा 1 पे आया, या फिर 7 से सीधा 1 पे आया, या फिर 6 से सीधा 1 पे आया, या फिर 5 से सीधा 1 पे आया, 4 से सीधा 1 पे आया, 3 से सीधा 1 पे आया, 2 से सीधा 1 पे आया। तो एक ये सीरीज उसको मिल गई। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, तो Ne का मतलब है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां तक इलेक्ट्रॉन किस सेल में जाएगा एक्साइटेशन के लिए, और Ng का मतलब है ग्राउंड स्टेट। मैंने आपको बोला था ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हुआ कि पहले गया था इंफिनिटी पे, या फिर यहां पे मैंने देखा 8 पे, 7 पे, 1 से ऊपर गया था, लेकिन वहां से वापस कहां पे आ गया, 1 पे आ गया। मतलब कि यहां पे क्या Ne जो है वो क्या होगा, ले लेते हैं हम 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी। मतलब कि ये जो एक्साइटेशन स्टेट है, या फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जहां तक गया है, लेकिन 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 तो ग्राउंड स्टेट है, वहां से वो गया हुआ है। ये यहां पे हमने देखा ना, 1 से गया 2 पे, या फिर 1 से गया 3 पे, 1 से गया 4 पे, 1 से गया 5 पे, 1 पे गया 6 से। ठीक है, तो वापस आएगा
कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा। यहाँ पे सब देखो जहाँ पे गया था वापस कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एमिट करेगा। तो यहाँ पे क्या एमिट की, इसने एमिट की यूवी वेव्स। यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो यहाँ से यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, यूवी वेव्स जो है वो एमिट करके 1 पे आया। जब यहां से 1 पे आएगा तब यूवी वेव्स निकालेगा वो। ठीक है, और इसने लैमेन ने फाइंड किया था, तो इसका नाम दे दिया लैमेन सीरीज। क्या नाम दे दिया, लैमेन सीरीज। ठीक है, समझ में आया है, क्लियर हुआ? तो इतना आपको क्लियर होगा कि 1 पे आएगा तो लैमेन सीरीज है। ठीक है, अब मानो कि 1 के जगह इंफिनिटी से 2 पे आ गया, क्योंकि 2 पे भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यहां पे ही आएगा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आगे बोला था कि जरूरत नहीं है कि जहां से गया वहां पे वापस आएगा। हो भी सकता है कि थोड़ी कम एनर्जी लूज करके वहां पे आ जाए, मतलब कि उससे आगे की शेल में भी आ सकता है। तो यहाँ पे इस केस में भी ऐसा ही हुआ, सीधे 2 पे आने लगे सब। जहां से एक्साइट होके गए थे उस सेल से सीधे कहां पे आ गए, 2 पे आने लगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, Ne क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी, और Ng होगा 2। Ng मतलब कि ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 2 होगा। ओके, समझ में आया? तो यहां पे क्या वेव्स निकली, यहां पे निकली विजिबल वेव्स। विजिबल वेव्स निकली, या रेडिएशन भी बोल सकते हो, वेव्स को रेडिएशन। विजिबल मतलब कि हमें दिख सकती है। और इसको फाइंड किया बाल्मर ने, तो इसका नाम दे दिया बाल्मर सीरीज। क्या नाम दे दिया, बाल्मर सीरीज। ठीक है, इसमें चेंज वही है कि ग्राउंड स्टेट आपका चेंज हो जाएगा, किसके अंदर, 1 से 1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो अब मान लो कि सीधे 2 पे नहीं, सीधे 3 पे चला गया, डी एक्साइट होके सीधे 3rd शेल में चला गया। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या निकालेगा, पहले यूवी वेव्स निकाला था, ये जो ये पूरी डी एक्साइटेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज्यादा निकालेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा यहां से यहां तक जाने के लिए। ठीक है, तो यूवी वेव्स निकली। अब थोड़ी कम निकाली क्योंकि 2 पे ही अटक गया, तो विजिबल वेव्स निकाली। ठीक है, अब 3 पे ही अटक गया। ठीक है, ये क्या हुआ, अब 3 पे ही अटक गया, और इसे पाश्चन ने फाइंड किया था, तो पाश्चन सीरीज नाम दे दिया, पाश्चन सीरीज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, Ne क्या होगा, 4 5 6 7 8 टू इंफिनिटी, एक्साइटेशन शेल का। ठीक है, और ये क्या होगा, Ng3, 3rd पे अटक गया ना, ये 3 पे अटक गया। देखो ये जो है वो क्या है, n = 2 पे, ये n = 3 पे, और ये तो n = 1 ही है। ठीक है, पाश्चन सीरीज। और इसके अंदर वेव्स निकली IR वेव्स। क्या निकली, इंफ्रारेड वेव्स निकली। इतना समझ में आया? ओके, क्लियर? चलो अब यहां पे वापस से क्या होगा, अब सीधे 3rd की जगह 4th पे अटक गई, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां पे घर लेके क्या हो गया, रहने लगा, मतलब कि n = 4 पे। ठीक है, तो ये ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड की थी, तो ब्रैकेट सीरीज का नाम दे दिया। ठीक है, इसका Ne क्या होगा, 5 6 7 8 टू इंफिनिटी, और Ng होगा 4। ठीक है, Ng होगा 4। यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट होगी वो लिख रहा हूँ मैं। और यहाँ पे भी क्या निकलेगी, IR वेव्स ही निकलेगी, लेकिन चेंज है कि ग्राउंड स्टेट क्या होगा, 4 होगा।
वैसे यहाँ पे क्या होगा, अब 5 पे अटकेगा, तो ये 5 पे अटक गया, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो गए, तो ये सीरीज मिल गई अलग से, जिसे पी फंड सीरीज बोलते हैं, या फिर कोई फंड सीरीज भी बोलते हैं, पी साइलेंट कर देते। तो यहाँ पे क्या होगा, n इज इक्वल टू 5 ग्राउंड स्टेट, एन ई क्या होगा 6 7 8 टू इन्फिनिटी, और एन जी होगा 5, और इसके अंदर भी IR वेव्स ही निकलेगी या IR रेडिएशन ही निकलेगा। समझ में आया ये सीरीज आपको? पहली जो है वो ग्राउंड स्टेट है, मतलब कि यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट तो कोई भी हो सकता है। आपको यही याद रखना है कि ग्राउंड स्टेट अगर 1 हो तो लाइमन सीरीज, ग्राउंड स्टेट अगर 2 हो तो बाल्मर सीरीज, ग्राउंड स्टेट अगर 3 हो तो पास्चन सीरीज, ग्राउंड स्टेट अगर 4 हो तो ब्रैकेट, एंड ग्राउंड स्टेट अगर 5 हो तो पी फंड। ठीक है, वो ज्यादातर पूछते नहीं है, लेकिन ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं इनकी बात करूं, जो वेव्स निकली है आप देखोगे तो सिर्फ 3 ही वेव्स निकली, यूवी, विजिबल और IR, जो ट्यूबलाइट से निकली थी। ठीक है, वही 3 निकली है। ठीक है, और अगर मान लो कि कितनी वेव्स निकली है, अगर हमें फाइंड करना हो नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड, कितनी वेव्स निकली है वो फाइंड करना होता है, n इज इक्वल टू n+1/2 से आप फाइंड कर सकते हो, वेर एज n इज इक्वल टू NE। n का मतलब है कि हमें एक्साइटेशन शेल का नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर मान लो कि यहां पे कोई इस सीरीज की बात कर ले, मैं बाल्मर सीरीज की बात कर ले, तो बाल्मर तो ग्राउंड स्टेट 2 है, लेकिन यहां पे अगर बाल्मर में अगर मान लो कि यहाँ 8 तक इसने एक्साइटेशन किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 को लेना पड़ेगा, 8+1/2 क्या होगा 9/2, 72/2, 36 वेव्स निकलेगी। किसकी? वो डिपेंड करेगा कि कौन सी सीरीज है। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि कहां तक जा रही है एक्साइटेशन, जो भी शेल होगा वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने NE लिखा यहाँ पे, n इज इक्वल टू। ठीक है, क्लियर? तो हम कितने नंबर्स की वेव्स एमिट करके वापस डी एक्साइटेशन में आएगा वो पता चल जाएगा। ओके, समझ में आया? तो ये नोट डाउन करो। ओके, अगले वीडियो में हम दूसरे, मतलब कि अगला जो टॉपिक है डी ब्रोगली, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि नील बोहर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश तो की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, जैसे कि क्वांटाइज, बोहर क्वांटाइज, उनका जो NH/2π वाला जो उन्होंने बोला था कि ये है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो वो कैसे आया, मतलब कि वो क्लैरिफाई भी हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक मॉडर्न मॉडल जो है एटम का वो आपको आएगा। ओके, तो ये नोट डाउन करो, तो आगे चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज के बारे में पढ़ा, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ठीक है, पी फंड सीरीज, इनके बारे में हमने पढ़ा कि कैसे इनको फाइंड किया गया। ठीक है, इनमें आपको पता चलेगा कि कैसे डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैसे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कौन कौन सी वेव जो है वो निकलती है। नील बोहर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी एटम का मॉडल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी जो वो क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाए थे, जैसे कि बोहर क्वांटाइजेशन, जिसे NH/2π, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो है m इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इज इक्वल टू NH/2π, ये जो चीज़ है वो साबित नहीं कर पाए थे, प्रूव नहीं कर पाए थे। ये कौन नहीं कर पाए थे? हमारे नील बोहर जो थे, उन्होंने बोला तो था कि ये एंगुलर मोमेंटम है, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑपोजिट जो घूमेगा न्यूक्लियस के वहाँ, जो दोनों ऑपोजिट चार्ज हो गए, तो वो एंगुलर मोमेंटम बोला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी है, वेलोसिटी v है, और जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, वो इसके बराबर होगा।
लेकिन वो जो है ये चीज़ क्या क्या प्रूव नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो क्या हुआ था कि एक यूनिवर्सिटी का कैफ़े था, वहाँ पे सब बैठे हुए थे, बहुत ही बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए थे, साइंटिस्ट आप बोल सकते हो। वहाँ पे थे डी ब्रोगली थे, ये हमारे डी ब्रोगली, वो भी एक साइंटिस्ट थे, वो बैठे थे। आइंस्टाइन बैठे थे, उसके बाद प्लैंक्स जो बैठे थे, जिन्होंने आपको मालूम है कि ये इक्वेशन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, टिक वेव के लिए एनर्जी का इक्वेशन दिया hc/λ। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमारे अपने आगे देखा हुआ है। ये किसकी एनर्जी है? 1 फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, ये जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है, मतलब कि 1 फोटोन की है, hc/λ। जहां पे ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है ये, और ये क्या है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आपको मालूम है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लैम्बडा जो है वो क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये हमारे प्लैंक ने बोला हुआ था। तो और वहाँ पे एक बड़े साइंटिस्ट जो थे, नील बोहर भी थे, आइंस्टाइन थे, डी ब्रोगली थे और प्लैंक्स थे। प्लैंक ने ये इक्वेशन दिया हुआ था, आपको मालूम है। ठीक है, तो नील बोहर ने बोला कि मैंने ये मॉडल जो है वो दिया हुआ है, और अपना सीना चौड़ा कर रहे थे। तो प्लैंक्स ने बोला कि आपने मॉडल दिया क्योंकि मैंने ये इक्वेशन आपको दिया था, इसीलिए आप मॉडल अपना दे सके। क्योंकि इससे ही पता चला, उन्होंने ये जो एक्साइटेशन है, डी एक्साइटेशन है, वो एनर्जी वो जो एमिट कर रहे हैं, वो इससे ही पता चला था, क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का क्या दिया था? ये इक्वेशन दिया था। ठीक है, E = hc/λ। तो आइंस्टाइन भी बोले, क्या बात कर रहे हो, तुम लोगों ने ये इक्वेशन दिया, मैंने ये इक्वेशन दिया था, चलो मैंने ये बड़ा इक्वेशन दिया था, रिलेटिव E = mc², जहाँ पे ये जो है वो एनर्जी है और ये क्या है? मास है। ठीक है, ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था, ये हमारा पहला प्लैंक्स ने दिया था, ये हमारा आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन बोले कि मैंने रिलेटिव एनर्जी का ये इक्वेशन दिया था, ये जो है ये हमारे मैटर के लिए, जिसके पास मास होगा उस मैटर के लिए ये एनर्जी का इक्वेशन है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो लाइट के लिए है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी के लिए है, और ये जो है वो मैटर के लिए है जिसके पास मास होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन जो है वो एनर्जी के लिए है, लेकिन पर्टिकुलर अलग अलग मैटर के लिए बोल सकते हो। ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी बात हम कर रहे थे वो है, और ये जो है वो मैटर है, मतलब कि हमारे जैसे मैटर। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन बोल रहे थे, तो डी ब्रोगली शांति से आप उनको सुन रहे थे कि क्या बोल रहा है ये। ठीक है, उसके बाद क्या कि डी ब्रोगली सब घर चले गए। डी ब्रोगली सोचने लगे कि इसने मास वाला इक्वेशन दिया था, मास जो भी कोई मैटर होगा जिसके पास मास होगा उसकी एनर्जी का इक्वेशन दिया था, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला इक्वेशन दिया था। तो मैं एक काम करता हूं कि दोनों को मिक्स कर देता हूं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि दोनों एनर्जी है। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या लिख लिया? hc, उन्होंने दोनों एनर्जी का ये तो hc/λ = mc² लिख लिया। ठीक है, तो ये cc कैंसिल हो जाएगा, तो h/λ × m। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई लगता है। hc/λ ना, hc/λ × mv। प्रॉब्लम हो गई है शायद। सही है, बराबर ही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? सी कैंसिल कर दिया,
अब ये जो है यहाँ पे mc² वाला ये वो तो मैटर का है, ठीक है ना, मैटर का है ना। तो इन्होंने क्या किया कि ये एक वेलोसिटी है, तो क्या किया, वेलोसिटी को v से डिनोट कर दिया, तो h/λ इज इक्वल टू mv हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा को यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। ये इक्वेशन से मिल गया, ठीक है। डी ब्रोगली ने ये इक्वेशन फाइंड कर लिया, ओके। ये इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे देखो कि मोमेंटम आपको मालूम है, मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mv होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन क्या शो करते हैं, ये दोनों इक्वेशन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के इक्वेशन है। हम बोल सकते हैं डी ब्रोगली ने क्या किया कि आइंस्टाइन का जो मैटर वाला था और अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला था, वो दोनों इक्वेशन कंबाइन करके डी ब्रोगली ड्यूल नेचर ऑफ मैटर इक्वेशन दे दिए। मतलब कि ये इक्वेशन या ये इक्वेशन दोनों बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर कोई मैटर है मान लो, ठीक है, जिसके पास मास है और वेलोसिटी v है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, लैम्बडा क्या होगी, वेवलेंथ भी होगी। मतलब कि कोई मैटर होगा, जैसे कि मैं कुछ मैटर हूं, ठीक है, तो मेरा मास भी है, अगर मैं वेलोसिटी में हूं, कुछ वेलोसिटी मेरे पास है, स्पीड है मेरे पास, ठीक है, तो मैं वेवलेंथ प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, वेवलेंथ क्या करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा। मतलब कि मैं जब वेलोसिटी में आऊंगा तब मैं कुछ ना कुछ वेवलेंथ जो है वो बनाऊंगा। इस इक्वेशन का कहना यही है कि कोई मैटर जो है वो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मतलब कि एक्ट करता है और एक एज अ मैटर भी एक्ट करता है। क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए था, ये सिर्फ मैटर के लिए था, दोनों को मिक्स करके इसने क्या किया कि लैम्बडा और मैटर मास और वॉल्यूम वाला दोनों का क्या करते हैं, मिक्स करके दोनों का रिलेशन निकाल दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने क्या की, फाइंड की। उसके बाद दूसरे दिन सभी वापस से मिले यूनिवर्सिटी कैफे के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों मिले, ठीक है, तो डी ब्रोगली ने क्या किया कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो बताया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट बताते बताते इन्होंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी भी मैं यहाँ पे अगर फाइंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। सो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय m बोथ साइड, तो m इंटू के ई हाफ m² v², ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 2 को यहाँ पे लेके आए, 2m इंटू के ई m² v², लेकिन ये क्या है, mv इज इक्वल टू p है ना, तो 2m टू के ई इज इक्वल टू p², क्योंकि mv इज इक्वल टू p है, तो m² v² इज इक्वल टू क्या होगा, p² होगा। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2m के ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या बताता है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताता है, ओके। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताता है, ओके। अगर P की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें, क्योंकि P इज इक्वल टू ये है ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 4, तो क्या मिल जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h/√2m के ई। अब किसका रिलेशन मिला, अब वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मिला, ठीक है। लैम्बडा मतलब कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उन दोनों का रिलेशन इसने फाइंड कर लिया। तो आइंस्टाइन बहुत खुश हुए, आइंस्टाइन बहुत ही मतलब कि बहुत ही एंजॉय में आ गए कि अच्छा ये इक्वेशन जो है तुमने मेरा इक्वेशन यूज करके बना दिया, बहुत ही अच्छा किया आपने, ठीक है।
तो आगे बात करते थे, लेकिन नील बोहर वापस थोड़े मुरझा गए, मतलब कि थोड़े सैड हो गए कि तुम लोग ऐसा फाइंड कर रहे हो, लेकिन मेरा जो बोहर क्वांटाइजेशन का जो ये है वो फाइंड नहीं हो रहा है। मतलब कि ये वाला ये मेरे को मालूम है, ये दिख तो रहा है, लेकिन मैं कैसे इसको क्या करूं, क्लियरिफाई करूं, कैसे इसको प्रूव करूं। ठीक है, तो नील बोहर को बोलते हुए देखा और आइंस्टाइन ने बोला कि चलो रुको मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है, तो उसने क्या किया कि आइंस्टाइन ने नील बोहर को समझाना स्टार्ट किया। इतना नोट करो, आगे चलते हैं। चलो अब आइंस्टाइन ने क्या समझाया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या समझाया, आइंस्टाइन ने बोला कि नील बोहर सुनो, ये जो डी ब्रोगली है उसने ड्यूल नेचर वाले इक्वेशन दे दी है। ठीक है, ये ड्यूल नेचर वाले इक्वेशन दे दिए, मतलब कि इससे हमें पता चलता है कि कोई भी मैटर जिसके पास मास हो, वेलोसिटी हो, वो क्या करेगा, वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे एटम के अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, तो बोला हाँ न्यूक्लियस तो है। ठीक है, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन भी है, तो बोला हाँ इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है, और तुमने ये बोला था कि कोई उनके बीच का आर रेडियस है, तो बोला हाँ। तो तुमने बोला था कि वो जो है वो ऐसे घूमेगा सराउंडिंग में। ठीक है, तो नील बोहर बोला हाँ। तो आइंस्टाइन ने बोला कि अब एक बात सुनो कि जैसे डी ब्रोगली ने बोला कि अगर किसी मैटर के पास मास है और वेलोसिटी है, यहाँ पे वो वेलोसिटी से भी क्या घूमेगा, इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी तो होगी ना, और इसके पास मास भी है। हाँ, तो मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg है, ऑब्वियस है। हाँ, अगर मान लो कि मास बहुत कम है, लेकिन मास है तो सही। चलो मान लो कि कोई बाइक हो या कोई बस की बात कर लो, रिक्शा की बात कर लो, तो रिक्शा के अंदर मान लो कि कोई छोटी सी चींटी बैठी हुई है। ठीक है, हाँ ठीक है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर ओवरऑल रिक्शा का वेट की बात करें, उस रिक्शा के वेट की बात करें, तो उसमें जो चींटी है उसका भी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि चींटी के पास कुछ ना कुछ छोटा वॉल्यूम है, हमारे कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, इसी वजह से हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है चींटी ने। ठीक है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। मास तो है, भले बहुत कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मास तो है, उसके पास वेलोसिटी भी है और घूम भी रहा है। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने बोला कि अगर ये मैटर है, क्योंकि हाँ उसके पास मास है, वॉल्यूम भी है, भले हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मास है और वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वो अपने साथ घूमते घूमते क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ऐसे जो हमने आगे पढ़ी हुई थी EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दो, मतलब कि घूमते घूमते क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। किसने बोला, ये भाई ने अभी बोला। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके इसने बताया कि किसी के कोई भी मैटर ड्यूल नेचर शो करता है। ठीक है, एज अ मैटर तो शो करता ही ये नेचर, लेकिन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या करेगा, वो शो करेगा। तो जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, वो क्या बनाएगा, वेवलेंथ भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम आइंस्टाइन ने वही यहां पे अप्लाई किया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो साथ में क्या करेगा, पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि ऐसे घूमेगा। ठीक है, समझ में आया इतना क्लियर। तो हमारे नील बोहर बोले ठीक है चलो इतना तो समझ में आ गया कि क्यों क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने बोला कि मान लो कि यहाँ पे कितनी वेवलेंथ वो प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि नंबर ऑफ वेवलेंथ कितनी होगी, नंबर ऑफ लैम्बडा कितना होगा। यहाँ पे मान लो कि हम n लैम्बडा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, n लैम्बडा, मतलब कि एक चक्कर पूरा करेगा, तब n लैम्बडा, n वेवलेंथ, 1 2 जो भी होगा, मतलब कि n ले लिया, n वेवलेंथ जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया। अब ये जो है वो आप देखोगे एक सराउंडिंग पार्ट है, तो इसने क्या किया, जो L जो पाथ है वो क्या ले लिया, 2πr ले लिया।
आइंस्टाइन ने बोला ये ऐसे ले सकता हूं, तो नील बोहर बोले हाँ ये तो मैथमेटिकली पार्ट है, ले सकते हो 2 पाई आर। और 2 पाई आर का चक्कर लगाते हुए एन लैम्बडा उसने क्या किया, वेवलेंथ प्रोड्यूस की। तो यहां पे आइंस्टाइन ने बोला कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो नील बोहर बोले हाँ लिख सकते हो। अब क्या हुआ, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो इक्वेशन है उसमें जो वैल्यू है, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करो, ये जो h इज इक्वल टू एम वी की वैल्यू है वो रख दो, जो डी ब्रोगली लाए थे। तो यहां पे क्या की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब क्या बोला कि अब क्या बोला, उसने बोला कि ये जो एम वी है वो इसको यहां पे लेके जाओ, 2 पाई को यहां पे लेके आओ, तो क्या हो जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अरे देखो ये तो सीधा क्या आ गया, ये जो बोला था वही आ गया, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। जो प्रूव करना चाहते थे नील बोहर, उसको प्रूव करने के लिए किसने हेल्प की, आइंस्टाइन ने, ठीक है। ये क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो डी ब्रोगली के इक्वेशन, हाइब्रिड इक्वेशन की वजह से ये जो नील बोहर का इक्वेशन था, बोहर क्वांटाइजेशन का, वो क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। तो अब आइंस्टाइन ने मदद की, तो आइंस्टाइन बहुत ही एकदम आप बोल सकते हो कि बहुत खुश हो गए, सीना चौड़ा हो गया उसका कि मैं टाइम मशीन भी बना सकता हूँ, टाइम मशीन भी मैं बना सकता हूँ। तो डी ब्रोगली बोले कैसे कैसे टाइम मशीन बनाओगे, तो बोले कि अगर कोई भी चीज जो मैटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगी, तो मान लो कि मैं यहां से गया तो मैं कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करके जाऊंगा। जैसे मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं तो मैं पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते करते जाऊंगा। जैसे आप बाइक चला रहे हो, पीछे धुआं निकल रहा है, तो धुआं को आप एक एज एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रीड करके आगे का फ्यूचर का जो पाथ है, ठीक है, वो क्या कर सकता हूं, प्रिडिक्ट कर सकता हूं ना। तो ये जो डी ब्रोगली वो बोला भाई बैठ जा, तू बैठ जा। क्यों, तो यहां पे देखो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं प्लांक्स कांस्टेंट और यहां पे वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लूं, ठीक है, तो क्या बचेगा, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। मतलब कि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बस होगी या जिसका मास ज्यादा होगा, वो उतनी ही छोटी वेवलेंथ क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो लैम्बडा जो है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, मास जितना बड़ा उतनी वेवलेंथ कितनी छोटी, और मास जितना छोटा उतनी वेवलेंथ बड़ी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही छोटा है, इसी वजह से हमें वेवलेंथ उसकी मिली। समझ में आ गया। तो ये जो टाइम मशीन बनाने का फंडा है वो भाई भूल जा, ये ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें स्टडी की, ओके। अगले वीडियो में आगे के टॉपिक की बात करेंगे। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और एक दूसरी बात की, ये जो क्लैरिफिकेशन है उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, आपको सीधे इक्वेशन ही याद रखना है। क्लैरिफिकेशन आपको समझाने के लिए है, ठीक है। तो सीधे इक्वेशन ही आपको याद रखना है, ठीक है। डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके।
हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने NH/2 पाई इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम वाली बात जो है वो डिस्कस की थी। मतलब कि नील बोहर का जो एटम मॉडल था एटम का, ठीक है, उनमें से थोड़ी थोड़ी बातें जो भी थी वो अभी क्या हो गई, क्लैरिफिकेशन हो गई। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो नील बोहर का जो है एटम का मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे कि नील बोहर ने ये जो मैंने यहाँ पे एटम बनाया हुआ है, ठीक है, मॉडल, उसमें बोला था कि यहाँ पे फिक्स है, मतलब कि ये जो पाथ है, पाथ वो था क्या था, फिक्स था। वो बोले थे कि ये फिक्स पाथ के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उन्होंने बोला था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 बोल दिया था। शेल के नेम दे दिए थे और रेडियस भी दे दी गई थी कि यहाँ से रेडियस फाइंड करने के लिए हमने जो इक्वेशन फाइंड किया था उसमें हमें सिर्फ क्या करना था, एटॉमिक नंबर डालना था और शेल का नंबर डालना था, तो हमें रेडियस भी मिल जाती थी। मतलब कि इन्होंने फिक्स पाथ बना दिया था अपने मॉडल के अंदर। और एक दूसरा ड्रॉबैक था जो डी ब्रॉगली ने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था इसके अंदर, ठीक है। वो एक बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक थी नील बोहर के मॉडल की। मतलब कि जब अगले वीडियो में हमने देखा था कि ड्यूल नेचर का इक्वेशन दिया था, मतलब कि कोई मैटर का ड्यूल नेचर शो होता है, वो हमारे डी ब्रॉगली ने बताया था, ठीक है। वो भी ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। और दूसरी एक चीज़ बहुत ही बड़ी जिससे नील बोहर का जो एटम है का मॉडल है वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसे बोलते हैं हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेजनबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। उन्होंने क्या किया कि एक एटम लिया, यहाँ पे उन्होंने माइक्रोस्कोप लगा रखा था, ठीक है। अगर मान लो कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, ठीक है, इस पाथ के अंदर, और ये मान लो कि ये बोल सकते हो कि ये जो है फ्यूचरिस्टिक पार्ट है, यहाँ पे ये घूम रहा है। तो उन्होंने क्या कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फोटोन, वन फोटोन जो है वो क्या की, उसका कोलिडेशन किया, मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन पे मार दी, जिसकी एनर्जी क्या थे, E इज इक्वल टू एच म्यू, hc/λ वाली। वन फोटोन का यहाँ पे क्या किया, हिट कर दी इलेक्ट्रॉन पे। अब आप सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आप एक फोटोन यहाँ पे हिट करोगे, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो, फोटोन वही है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई मेरा फ्रेंड आएगा और मुझे जोर से धक्का लगेगा, तो मैं वैसे ही थोड़ी खड़ा रहूँगा, मैं थोड़ा आगे चला जाऊँगा। कोई आपको धक्का देगा तो आप थोड़ा आगे चला जाओगे। तो कैसे गया, उसने अपनी एनर्जी आपको दे दी और उसी एनर्जी से आप क्या हो गए, आगे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर मान लो कि उसका पाथ फिक्स है और हमें उसकी पोजीशन जो है वो देखनी है, ठीक है, पोजीशन देखनी है, उसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे हम ले सकते हैं v है, वेलोसिटी इज इक्वल टू v, ठीक है। मास जो है वो क्या है, मास तो m है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर मैं एक फोटोन यहाँ पे मारूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, फोटोन की एनर्जी थोड़ी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और यहाँ की पोजीशन से थोड़ा अलग जाके इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चला जाएगा, ठीक है, कोई यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया। मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन मालूम ही नहीं है। नील बोहर क्या बोलता था, ये पाथ फिक्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हेजनबर्ग ने ये एक्सपेरिमेंट किया तब उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो फिक्स पोजीशन है वो हम मतलब कि कैलकुलेट ही नहीं कर सकते।
फिक्स पोजीशन जो है इलेक्ट्रॉन की वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे करेंगे? अगर आपको कैसे दिखेगा, यहाँ पे इसने फोटोन इसको कोलाइड किया, तभी यहाँ पे जाके आप यहाँ पे वो देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वर यहाँ पे देख सकेंगे। आपको किसी चीज़ कैसे दिखती है, आप कैसे ऑब्जर्व करते हो? मान लो कि ये अभी मार्कर है, तो लाइट जो है विजिबल लाइट अभी क्या हो रहा है कि CFL में से निकल के यहाँ पे कोलाइड करेगी और सीधे मेरी आंख में जाएगी, तो ही मुझे ये चीज़ दिखेगी ना। तो वैसे ही यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को अगर ऑब्जर्व करना है, उसकी पोजीशन ऑब्जर्व करना है, तो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। भले वो छोटा हो तो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर विजिबल वेवलेंथ यहाँ पे कोलाइड करोगे, तो वो यहाँ पे कोलाइड करके यहाँ पे जाएगी, तो ही वो देखेगा। तो देखने के लिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे डालनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और वो क्या होगा, अपनी वेलोसिटी से थोड़ा ज्यादा अपनी एनर्जी उसके पास आ जाएगी, तो थोड़ा वो क्या होगा, खिसक जाएगा। मतलब कि उसकी फिक्स पोजीशन जो है वो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो हेजनबर्ग ने बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन की हम फिक्स पोजीशन हम बता ही नहीं सकते, तो ये भाई ने कैसे बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इसमें ही घूमेगा, इसमें ही घूमेगा, इसमें ही घूमेगा? समझ में आ रहा है ना। नील बोहर ने अपने मॉडल में बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही घूमेगा, फर्स्ट शेल पूरी बाउंड्री बना दी थी। इसका मतलब कि एटम की बाउंड्रीज फिक्स्ड है, ये मॉडल बोलता है। लेकिन ये भाई ने जब प्रिंसिपल ये जो एक्सपेरिमेंट किया, तब पता चला कि कोई बाउंड्री मतलब कि फिक्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी जो है वही हम देख सकते हैं, फिक्स पोजीशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो हेजनबर्ग ने क्या बोला, अगर मान लो कि x इज इक्वल टू पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू चेंज इन पोजिशन, या फिर यहां पे बोला गया है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, क्योंकि वेलोसिटी है और मास भी है, तो यहां पे P इज इक्वल टू mv है, तो डेल्टा P भी आएगा, डेल्टा P विच इज मोमेंटम, सॉरी यहां पे डेल्टा P है मतलब कि अनसर्टेनिटी T इन मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी है और वेलोसिटी भी है। अनसर्टेनिटी या फिर चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा P है, तो मास तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मास तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डेल्टा M नहीं लिख सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, 9.1 × 10⁻³ kg बोला था। लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ सकता है, ठीक है ना, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। तो इनको यूज करके हेजनबर्ग ने एक इक्वेशन दे दिया, डेल्टा x इंटू डेल्टा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, ठीक है। ये पाई जो है इसकी वैल्यू है 3.14, इसकी वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। अगर आप ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और सब करोगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनसे जो ये डेल्टा x और डेल्टा P की वैल्यू होगी क्या, इक्वल टू हो सकती है या फिर ग्रेटर देन हो सकती है, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन है, ये हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन, ओके। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। हेजनबर्ग क्या बोलना चाहता था, क्या समझ में आया? हेजनबर्ग बोलना चाहता था कि अगर मान लो कि ये न्यूक्लियस है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे देखेंगे और मानो कि 1 मिनट के अंदर 1,00,000 फोटो उसके निकालेंगे ऐसे, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते घूमते दिखेगा, ऐसे एक फोटो में यहाँ होगा, दूसरे फोटो में यहाँ होगा, तीसरे फोटो में यहाँ होगा, ऐसे ऐसे। अगर सब फोटो हम मर्ज कर दे तो कुछ ऐसी चीज मिलेगी कि अलग अलग फोटो के अंदर अलग अलग पोजीशन में आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे इसको बीच में ले लेता हूं, कुछ ऐसा पाथ मिलेगा,
ठीक है। तो ये जो है पाथ वो फिक्स्ड पाथ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, इसीलिए ये पाथ हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी हम नो फिक्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई फिक्स पोजीशन भी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं देयर इज नो फिक्स्ड बाउंड्रीज ऑफ एटम बट नियरली सम probability ऑफ बाउंड्रीज, मतलब कि फिक्स बाउंड्रीज नहीं है। ये भाई ने बोल दिया था कि फिक्स बाउंड्रीज है, लेकिन हाइजेनबर्ग ने समझाया कि ये जो बाउंड्रीज है वो फिक्स नहीं होगी और पाथ जो है वो फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है और जहां पे भी हमें मिलेगा, ठीक है, जिस एरिया में मिल सकता है वो पाथ बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाईवे ही है और उसके अंदर ही घूमेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वो एटम पूरा खुला है और इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है, ठीक है। जहां पे भी प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां घूम सकता है वो पाथ है, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो आया और क्या हो गया, नील बोहर का मॉडल जो है वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। ड्रॉबैक बहुत सारे आ गए उसके अंदर। ओके, नोट करो और नोट्स बनाओ। हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, मतलब कि नील बोहर ने जो एटम का मॉडल दिया था उसमें पहला ड्रॉबैक जो दिया वो उन्होंने डी ब्रोगली ने दिया, ठीक है। क्योंकि नील बोहर का जो मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन जो एक मैटर है वो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं करता था, जो डी ब्रोगली ने क्या किया, प्रूव किया था। सेकंड, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि वो ऐसा फिक्स नहीं है, उसका पाथ जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो नील बोहर का जो मॉडल है वो भी एक्सप्लेन नहीं करता था, क्योंकि वो फिक्स पाथ बताते थे अपने मॉडल में। दूसरी बात कि उनका खुद का बोहर क्वांटाइजेशन जो था वो डी ब्रोगली के इक्वेशन की वजह से क्या हुआ था, प्रूव हुआ था, जो उन्होंने मॉडल बताते वक्त नहीं किया था। मतलब कि NH/2π = mvr, एंगुलर मोमेंटम वाला, बोहर क्वांटाइजेशन वाला, ठीक है। तो ये तीन चीज थी ड्रॉबैक के लिए नील बोहर का। लेकिन एक और चीज थी जो हम बोल सकते हैं जिसे सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट, सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये चीज जो है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए। अब नहीं है, क्यों नहीं है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मैं आपको क्लियर आउट करवाऊंगा, क्योंकि यही मेन कॉज था नील बोहर के मॉडल के फेल होने के लिए, ठीक है। तो सोमरफील्ड ने क्या किया, वापस से लैंप लगाया है, जो आगे नील बोहर ने किया था एक्सपेरिमेंट में, वही उसने किया। नील बोहर ने मॉडल कैसे दिया, उन्हें लाइन स्पेक्ट्रम दिखे थे, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम नहीं दिखे थे, लाइन स्पेक्ट्रम दिखे थे, ठीक है। तो उनको मतलब कि उसको जजमेंट देने के लिए उन्होंने मॉडल बनाया था कि लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, मतलब कि फिक्स उनका जो पाथ होगा, जिसे हम शेल बोलते हैं, जिसे ऑर्बिट भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, वो क्या फिक्स है, ठीक है। तो उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम देखा था। अब सिर्फ सेम सोमरफील्ड ने भी किया, यहां पे क्या किया, लैंप लगा दिया, यहां पे प्रिज्म लगा दिया। तो उन्होंने क्या किया कि यहां पे हाई डेफिनेशन वाली क्या लिख दी, डेफिनेशन फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। उन्होंने आंखों से देखा था नील बोहर ने, लेकिन इन्होंने क्या किया, सोमरफील्ड ने हाई डेफिनेशन वाली प्लेट रख दी, फोटोग्राफिक प्लेट, जहां से पूरा HD में दिखता है। जैसे कि यहाँ आप अब देखोगे तो 4K टीवी आ रहा है, पहले फुल HD था, ठीक है, उससे पहले कुछ आया LCD आया था, ठीक है। तो
अब यहाँ पे क्या क्या कि पहले जब लाइन स्पेक्ट्रम दिखा था वैसे ही यहाँ पे भी लाइन स्पेक्ट्रम दिखे, ठीक है, अलग अलग फिक्स वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखती है वैसे ही दिखे, लेकिन हाई डेफिनेशन था तो पहली जो वेवलेंथ थी, मतलब कि पहला जो उन्हें पट्टा दिख रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, वो यहाँ पे देखा कि ये जो है वो बहुत ही शार्प है एकदम, ठीक है, वो ये जो है एक सिंगल दिख रहा है तो इसको सिंगलेट नाम दे दिया, सिंगलेट, ठीक है। पहला जो था उसे एकदम शार्प दिख रहा था, पॉइंट दे रहा था फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो यहां पे क्या क्या सिंगलेट उसने नाम दिया, ठीक है। यहां पे मैं ये निकाल देता हूं। उसके बाद जब सेकंड में देखा तो उसने देखा कि सेकंड के अंदर स्लाइटली शार्प तो दिख रहा है, लेकिन एक दूसरा पाथ भी दिख रहा है, ठीक है, एक दूसरा पाथ भी दिख रहा है। यहां पे एक पाथ तो दिख रहा था लेकिन ये दूसरा पाथ भी दिख रहा है यहां पे, लेकिन थोड़ा लाइटली दिख रहा है, तो इसको उसने बोल दिया कि ये डुप्लेट है, ठीक है। ये क्या है, इसको नाम दे दिया डुप्लेट, क्योंकि यहां पे दो स्पेक्ट्रम दिख रहे थे, तो एक को यहां पे शार्प नाम दे दिया, मतलब कि यहां पे कौन कौन से शार्प, ठीक है, और यहां पे नाम दे दिया दूसरे को डिस्क्रीट, सॉरी प्रिंसिपल। डुप्लेट यहां पे जो P दिख रहा था वो प्रिंसिपल नाम दे दिया, उसको प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम दे दिया। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? ओके, नाउ ये जो थर्ड वन है, थर्ड वन में क्या हुआ कि शार्प तो दिख रहा था, यह पहला यहां पे भी शार्प दिख रहा था, ये जो है वो शार्प दिखा और एक प्रिंसिपल दिखा, प्रिंसिपल देखा, यहां पे एक शार्प ही दिखा, ठीक है। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की ही बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम बोल सकते हो, ये शार्प स्पेक्ट्रम है, ठीक है। पहला दिखा शार्प स्पेक्ट्रम, ठीक है, दूसरा दिखा प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम, इसलिए दो स्पेक्ट्रम दिखे तो यहां पे डुप्लेट नाम दे दिया। यहां पे एक सिंगल ही दिखा तो सिंगल स्पेक्ट्रम यहां पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। नील बोहर को ये नहीं दिखा क्योंकि उसने हाई डेफिनेशन फोटोग्राफिक प्लेट नहीं रखी थी या ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया था, इसलिए इसको थोड़े थोड़े दिखने लगे। अब यहां पे फर्स्ट तो दिखा, यहां पे शार्प स्पेक्ट्रम दिख दिया, पहला तो दिखाई, दूसरा भी देखा प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम, और तीसरा भी दिखा है जिसको बोल दिया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब ये कैसे दिखा? तीसरा जो था ये बहुत ही लाइटली दिख रहा था, बहुत ही लाइटली, मतलब कि बहुत ही लाइटली दिख रहा था, मतलब कि ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा था। पहला जो था वो एकदम शार्प दिखेगा, दूसरा जो था वो ऐसे दिखेगा और तीसरा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है वो ट्रिपलेट, यहां पे तीन दिख रहे हैं तो यहां पे ट्रिपलेट नाम दे देते हैं, जिसके अंदर शार्प स्पेक्ट्रम, प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिख रहा है। शार्प मतलब कि ये सीधा, ये हम पहले वाले में बात करें तो ये सीधा दिखेगा, ठीक है, पहले वाला सिंगलेट में। डुप्लेट की बात करें तो दो दिखे उसको, मतलब कि ये शार्प दिखा और ये दिखा, इसको नाम दे दिया शार्प स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये भी वही है, और इसे नाम दे दिया प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम, ठीक है। और यहां पे ये दोनों, ये शार्प है, ये प्रिंसिपल है, और इसको नाम दे दिया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओके, इतना क्लियर हुआ। और चौथे में क्या हुआ? चौथे में शार्प दिखा, फिर प्रिंसिपल दिखा, फिर डिस्क्रीट दिखा, और एक चौथा दिखा, बहुत ही लाइटली दिखा, मतलब कि यहां पे बोल सकते हो आप, मैं लिख लेता हूं
शार्प स्पेक्ट्रम दिखा, प्रिंसिपल भी दिखा, प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट भी दिखा, और चौथे को नाम दे दिया फंडामेंटल, फंडामेंटल स्पेक्ट्रम। ठीक है, 4 दिखे तो इसे क्वाड्राइट बोल देते हैं। ठीक है, यहां पे पहले में 1 दिखा, दूसरे में 2 दिखे, यहां पे 3 दिखे और यहां पे 4 दिखे। ठीक है, तो यहां पे अगर ट्रिपलेट और ये क्वाड्रेट, ठीक है, तो यहां पे शार्प, उसके बाद ये प्रिंसिपल, फिर ये क्या हो गया डिस्क्रीट, और ये लास्ट वाला थोड़ा थोड़ा ऐसा दिख रहा है, उसे बोलेंगे फंडामेंटल। ठीक है, उसको फंडामेंटल नाम दे दिया, फंडामेंटल स्पेक्ट्रम। अब इससे क्या पता चला, इससे पता क्या चला, इससे ऑब्जर्वेशन क्या दिया, समरफील्ड ने ऑब्जर्वेशन क्या दिया कि एटम डू नॉट हैव ओनली शेल्स, या फिर बोल सकते हो ऑर्बिट्स। ठीक है, बट दे हैव ऑल्सो सब सेल्स या फिर ऑर्बिटल्स। पहली बार समरफील्ड ने जो चीज बताई उससे नील बोहर का सत्यानाश हो गया। क्यों? नील बोहर ने बोला था कि ये एक न्यूक्लियस है और यहां पे ये जो है वो क्या है, पाथ है, शेल्स है, ये शेल्स है। ठीक है, एन नंबर 1, n = 2, n = 3 और n = 4, ये शेल्स है या फिर ऑर्बिट्स है। लेकिन ये इसने क्या बोला कि शेल के अंदर भी शेल है, मतलब कि सब शेल है, ऐसा नहीं है कि एक ही शेल है, सब शेल है। शेल के अंदर भी छोटी छोटे, मतलब कि मानो के बड़े रास्ते के अंदर छोटा रास्ता, ऐसा समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो शेल तो है, लेकिन शेल के अंदर भी सब शेल्स हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये जो है वो हेज़नबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया था उससे कैसे मतलब कि को रिलेट कर रहा है। तो समरफील्ड का यहां पे 2D एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो यहां पे पहला जो शेल है वो तो सेम ही होगा, शार्प। दूसरा कैसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, शार्प वाला। ठीक है, यहां पे एक ही है शार्प, वहां पे एक ही है ना सिंगलेट वाला, लेकिन यहां पे सेकंड में क्या होगा, एक दूसरा दिखेगा, उसके एकदम नजदीक होगा, और यहां पे क्या है, 2 है सब शेल, एक जो है वो यहां पे शार्प है और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है ना। अब तीसरा दिखेगा, तीसरा कैसा होगा, पहला तीसरे में 3 होंगे, तो एक तो है शार्प, फिर दूसरा उसके एकदम नजदीक होगा सब शेल, और तीसरा भी एकदम नजदीक होगा, ऐसे एक दूसरे के एकदम नजदीक होंगे, क्योंकि वैसे ही हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई दिए थे। तो यहां पे ये है शार्प, ये है प्रिंसिपल और ये है डिस्क्रीट। ठीक है, वैसे ही अगर हम आगे जाएंगे तो हमें फंडामेंटल भी मिलेगा। तो ये एक एटम का मॉडल हो गया। अब हेज़नबर्ग ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि यहां पे आप हेज़नबर्ग के प्रिंसिपल को यहां पे बता सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा या फिर ऐसे 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 ऐसे, इन तीनों में से कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जाके घूम सकता है।
ठीक है, ऐसे रिवॉल्व हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कोई फिक्स नहीं है। 3 अलग अलग जो है वो पार्ट्स है, सब शेल है, तो तीनों में क्या कर सकता है, जंप करके जा सकता है। यहाँ पे तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब कि हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये जो है वो जजमेंट देता है, क्लैरिफाई कर सकता है ये मॉडल। ठीक है, इस मॉडल से नील बोहर का सत्यानाश हो गया, उसका पूरा मॉडल जो है वो टूट गया, मतलब कि फेल हो गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें, तो इससे पता चला, मैं यहां पे लिख लेता हूं कि n इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे मैं कहां पे लिखूं, ये निकाल देता हूं। ठीक है, इसकी नोट बना लेना, ये निकाल देता हूं। पहली बार सबको पता चला कि एटम के अंदर सिर्फ शेल ही नहीं, सब सेल्स भी है। ठीक है, तो यहां पे मैं सेल्स लिख लेता हूं, यहां पे सब सेल्स लिख लेता हूं। ठीक है, और यहां पे उसके नेम लिख लेता हूं। तो यहां पे n इज इक्वल टू 1 पहली शेल, तो सब शेल्स हैं तो नहीं है। कौन से है, नेम एक ही है, शार्प। ठीक है, एक ही है ना, सब शेल्स एक ही है, मतलब कि एक ही शेल। ठीक है, शार्प। दूसरी है 2, तो 2 के अंदर कितनी है, 2 सब शेल है। कौन सी, एक तो शार्प जिसको S नाम दिया, और दूसरी है प्रिंसिपल जिसको नाम दे दिया P, मतलब कि S सब शेल और P सब शेल। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 में 3 सब शेल्स है ना, मिली थी हमें। पहली थी शार्प जिसको S सब शेल बोला गया, दूसरी थी प्रिंसिपल जिसे P सब शेल बोला गया शॉर्ट में। कैसे नाम आया वो बता रहा हूं। तीसरी थी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिला, इसीलिए यहां पे D सब शेल बोला गया। समझ में आया। और चौथी थी n इज इक्वल टू 4, मतलब कि टोटल 4 सब शेल्स हैं। पहला शार्प तो S, ठीक है, सब शेल। सेकंड प्रिंसिपल तो P, यहां पे लिख लेना। फिर डिस्क्रीट तो D, और फंडामेंटल तो F सब शेल। ठीक है, मतलब कि n इज इक्वल टू 1 में एक ही सब शेल, 2 में 2 सब शेल S और P, 3 के अंदर 3 सब शेल S P, और सॉरी यहां पे मैं लेना भूल गया, S P और D, और 4 के अंदर S P D और F। ठीक है, पहली सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही शेल, दूसरी के अंदर 2, तीसरी के अंदर 3। ठीक है, S P D और F। ठीक है, चौथी के अंदर चारों 4 आएंगी। ओके, इतना क्लियर। तो इससे क्या हो गया कि एटम के अंदर का जो मॉडल है उसमें इतना पता चला कि यहां पे तो सब शेल्स हैं, सिर्फ सेल्स नहीं है। ओके, इतना क्लियर। तो इससे यही मेन कॉज था सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें सब शेल कैसे आई, कहां से आई, कैसे नाम इसका हमने SPDF रखा, वो हमें पता चला। ठीक है, और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था नील बोहर के मॉडल का, जो हमने आज पढ़ा, जो सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए। ओके।